तीन टपाक डम डम। और आज हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म। बच्चा लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और आज के क्लास में हम लोग बड़ा प्यारा सा चैप्टर फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम मस्ती से, आसानी से और मजे से पढ़ेंगे फेडरलिज्म। तो स्टार्ट करते हैं बेटा बिना देरी किए, क्योंकि जल्दी चैप्टर खत्म कर। अब समझो बेटा फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है। देखो अभी तुमको फील कराता हूँ। आप लोग देखते होंगे घरों में क्या होता है कि पहले बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो बच्चे बड़े होते हैं, और जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो बच्चे अपने पापा से कहते हैं, पापा जी हमें भी हिस्सा दे दो। अपने पापा से अपने जमीन का हिस्सा मांगते हैं। फेडरलिज्म भी कुछ ऐसा ही होता है। जब एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर्स मांगती है और दोनों गवर्नमेंट्स के बीच पावर की शेयरिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं बेटा फेडरल। तो अब कोई पूछे बेटा फेडरलिज्म क्या है, तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम। क्या याद रखोगे बेटा कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में पावर डिवाइड हो जाए तो उसे कहते हैं फेडरलिज्म। समझ में आया बेटा। अब समझो टुचुक सा डेफिनेशन, टुचुक सा डेफिनेशन एक आएगा बेटा। टुचुक सा डेफिनेशन कौन सा है भैया, कि इफ पावर इज शेयर्ड बिटवीन, या फिर शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड वेरियस लेवल्स, यहाँ पे बेटा वेरियस में स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकता है। एंड वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। समझ में आया बेटा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने छोटे छोटे जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, इनको जब पावर की शेयरिंग करती है तो उसे कहते हैं फेडरलिज्म। जैसे हमारे देश में फेडरलिज्म है कि नहीं, बिल्कुल फेडरलिज्म है बेटा हमारे देश। कैसे है फेडरलिज्म, कि सबसे ऊपर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी की गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट है, जैसे यूपी में योगी बाबा की गवर्नमेंट है और दिल्ली में हमारे अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या, कि अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग गवर्नमेंट्स होती है, उनके पास पावर्स होती है, उसे हम कहते हैं। समझे बेटा क्या, कि शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट एंड वेरियस गवर्नमेंट्स, इट इज कॉल्ड फेडरल। अभी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना, इस फेडरल गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं। बता देता हूँ पहली फीचर क्या होती है। फेडरल गवर्नमेंट की पहली फीचर ये होती है बेटा कि इसमें दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, या दो से ज्यादा, टू या मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तीन। तीन है बेटा। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट और एक है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है बेटा। तो ये पहली विशेषता क्या है कि टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा फीचर क्या है बेटा, कि द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट है, ये क्या काम करेगी, ये जो भी काम करेगी बेटा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही डिटेल में बताया गया है, ताकि दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में कभी लड़ाई ना हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे हम एक आम आदमी है, तो हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट कौन सा काम करे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि द ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन को अगर ना समझ में आए ना तो पावर्स आप लोग लिख लेना, पावर रेंजर्स। तो आप लोग पावर्स लिख लेना कि द पावर्स ऑफ टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द। तो ये हो गई बेटा दूसरी विशेषता। थर्ड फीचर क्या है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन पॉसिबली बी चेंज्ड ओनली बाय द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये है बेटा हमारी थर्ड फीचर। थर्ड फीचर क्या कहती है कि अगर कोई भी एक गवर्नमेंट चाहे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज कर दूं और सारे पावर्स अपने हाथ में ले लूं, तो जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो तभी बदले जा सकते हैं जब दोनों गवर्नमेंट के एक्सेंट। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो ध्यान से बेटा, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहे, चेंज कर सकती, लेकिन अगर वो चाहे कि फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज कर देगी, तो नहीं कर सकती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फंडामेंटल प्रोविजंस क्या होते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसे समझो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक घर है। इस घर को क्या किया जाता है, तोड़ा जा सकता है, और ये तोड़ने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, इतने पावर्स हैं उसके पास। लेकिन घर के पिलर्स को नहीं तोड़ना है। पिलर्स, जो पिलर जहां पे है वहीं पे रहेंगे। ये जो पिलर्स होते हैं यही बेटा फंडामेंटल प्रोविजंस है।
समझ में आया आप लोगों को? कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस तभी चेंज होंगे जब दोनों गवर्नमेंट का कंसेंट होगा। कंसेंट मतलब होता है दोनों गवर्नमेंट एग्री होंगे। हमारे बहुत से बच्चों की इंग्लिश वीक होगी तो यहाँ से याद रखें कि दोनों गवर्नमेंट जब तक एग्री नहीं होंगे तब तक कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस को समझे आप लोग। ये है थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर क्या है? इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। अगर दो गवर्नमेंट जो है ये आपस में लड़ जाती हैं, वैसे तो मैंने अभी पढ़ाया कि दोनों गवर्नमेंट की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छे से लिखी गई है, लेकिन इसके बाद भी जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं उनको कोई मिसकंफ्यूजन हो जाए, तो मिसकंफ्यूजन के सिनेरियो में क्या होगा बेटा कि दोनों गवर्नमेंट्स आपस में लड़ेंगी। कोर्ट्स के पास उस समय पावर होता है कि कोर्ट्स क्या करती है बेटा, कोर्ट्स क्या करती है, देश की जो कोर्ट्स हैं यानी जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के बताती है कि कौन सा काम किसे करना है और उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए। ठीक है। सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। कौन सी गवर्नमेंट को कहां से पैसा मिलेगा, ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत ही अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड करके रखा गया। और इस फेडरलिज्म का जो बेटा ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है देश की यूनिटी को बनाए रखना और जो हमारी रीजनल डाइवर्सिटी है, हमारे देश में जो अलग-अलग लोग रहते हैं, उन सभी लोगों को एक साथ एकोमोडेट करना यानी प्यार से रखना। इनको एकोमोडेट करना यानी प्यार से रखना। ये है बेटा फेडरलिज्म के फीचर्स। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? ये अब तक का बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरलिज्म के की फीचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितनी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो इस वाले स्लाइड को आप लोग एक बार अच्छे से देखना। यहाँ से फिर से मैं एक बार ब्लैक पेंच करके और पूरे फेडरलिज्म के फीचर्स को लिखूंगा। सारे फीचर्स को एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूँ शॉर्ट में। टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पहली फीचर क्या होती है बेटा कि टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी फीचर क्या होती है बेटा, पावर्स कहाँ लिखे रहते हैं बताओ। ये दोनों गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है। शॉर्टकट लिख रहा हूँ, क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ताकि कोई लड़ाई ना हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कौन करता है, कोर्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं कोर्ट्स। दो या दो जो गवर्नमेंट्स है बेटा, ये जितनी भी गवर्नमेंट्स है, इन गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू पावर है, यानी पैसा कहां से आएगा, ये रेवेन्यू जो है बेटा वो क्लियरली स्पेसिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कौन सी गवर्नमेंट कहां से पैसा कमाएगी, ताकि आपस में ना मांगे और आपस में बिल्लियों की तरह लड़े ना ये। पांचवा पॉइंट क्या है बेटा, पांचवा पॉइंट फेडरलिज्म का बेटा ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म के। फेडरलिज्म के बेटा दो ऑब्जेक्टिव है। पहला, देश की यूनिटी को बनाए रखना, यूनिटी ऑफ कंट्री को बचाए रखना बेटा, देश को और मजबूत करना। और दूसरा, जो हमारे देश में इतने सारे लोग रहते हैं अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग, इन सबकी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना, एकोमोडेट करना बेटा। ठीक है। तो ये है हमारे फेडरलिज्म के फीचर्स, क्या कि दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियरली लिखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सब कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगी गवर्नमेंट की, वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और फेडरलिज्म का जो बेटा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि देश की एकता को बचाए रखना और डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना, मतलब इतने सारे लोग जो रह रहे हैं इनकी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट। एक और पॉइंट आप लिख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कब पॉसिबल है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस कब बदले जाएंगे, फंडामेंटल प्रोविजंस कब बदले जाएंगे, जब दोनों गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट एग्री होंगे। तो बार बार इस चीज को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूरे बेटा चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है। जब तक दोनों गवर्नमेंट्स एग्री नहीं होंगे तब तक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज। तो ये तो हो गए हमारे फेडरलिज्म के बेटा फीचर। अब आता है क्वेश्चन क्या, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो या तो देखो फेडरल गवर्नमेंट होती है, दुनिया में दो ही तरह की गवर्नमेंट्स होती है, या तो वो फेडरल गवर्नमेंट होगी जैसे हमारे देश में, या फिर वो यूनिटरी गवर्नमेंट होगी। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं कि वो सारे पावर्स अपने हाथ में रखती है। जैसे घरों में भी देखा जाता है कि घरों में दो तरह के होते हैं। कुछ घरों में क्या होता है कि मम्मी और पापा दोनों के पास ठीक ठाक पावर्स होती हैं, और कुछ घरों में क्या होता है कि पापा के पास ही सारी पावर्स होती है। तो जो घर जिसमें पापा के पास सारे पावर्स हैं वो होता है बेटा यूनिटरी गवर्नमेंट। और जिस घर में मम्मी के पास भी पावर्स हैं, पापा के पास भी पावर्स हैं, जैसे हमें बाहर जाना होता है मम्मी से पूछ लेते हैं,
हमें बाहर जाना होता है तो मम्मी से पूछ लेते हैं और अगर हमें एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो फिर भैया हम जाते हैं पापा के पास। पापा साइन कर दो 25 में 25 आए हैं। तो वही सीन है कि जिन घरों में पावर क्या होता है दोनों पेरेंट्स में डिवाइडेड है, उन्हें हम कहते हैं फेडरल घर। और जिस घर में सिर्फ पापा के पास ही सारे पावर्स हैं, उसे कहते हैं यूनिटी। आपके घर में कौन-सा है गवर्नमेंट? फेडरल है कि यूनिटरी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो समझते हैं बेटा फेडरल गवर्नमेंट वाला कहानी समझते हैं फेडरल गवर्नमेंट किसे कहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्मॉलर रीजनल गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और नीचे स्मॉलर गवर्नमेंट में पावर डिवाइड। यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर जो होता है वो सिंगल अथॉरिटी के, यानी सिर्फ पापा के पास। घर में पापा के पास होता है, यहाँ पे तो गवर्नमेंट के पास ही होगा। बोथ लेवल्स हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैन मेक डिसीजन इंडिपेंडेंट। यहाँ पे क्या होता है फेडरल गवर्नमेंट में, हमने पढ़ा ना दो लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक और दो। तो दोनों गवर्नमेंट के पास बेटा पूरी इंडिपेंडेंस होती है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों गवर्नमेंट के पास पूरी पावर्स होती है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वो एक ही जो ऊपर लेवल की गवर्नमेंट होती है वही सारे फैसले लेगी, और जो लोकल यूनिट्स होंगे नीचे, जो लोकल यूनिट्स होंगे नीचे, वो पावर्स नहीं ले सकते। अब तुम लोग कहोगे अभी तो बोला था कि लोकल कोई यूनिट्स होते ही नहीं है। देख बेटा, लोकल यूनिट्स नहीं होंगे तो फिर क्या मतलब, ऐसा थोड़ी होगा कि राजा ही कूद-कूद के सारे काम करेगा नीचे के। नीचे कोई तो होगा काम करने के लिए, फिर वो डिसीजन मेकिंग में नहीं होगा। ये तो कहा जाता है कि सारे पावर्स एक ही अथॉरिटी के, ठीक है? और जो लोग नीचे की जो यूनिट्स होती है, स्मॉलर यूनिट्स, उनको हमेशा क्या करना पड़ता है, अपने अथॉरिटी से डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ये यूनिटरी गवर्नमेंट। जैसे कि इंडिया में क्या है फेडरलिज्म है, यूएसए यानी अमेरिका में फेडरलिज्म है और जर्मनी में फेडरलिज्म। यूनिटरी गवर्नमेंट कहाँ-कहाँ पे है? फ्रांस, जापान और यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट, जहाँ पे एक ही गवर्नमेंट होती है और बाकी जो है वही गवर्नमेंट पूरे देश का टेक केयर करती है। अब जो फेडरलिज्म है बेटा, वो फेडरलिज्म भी 2 तरह का होता है। जैसे हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट जो होती है वो 2 तरह की होती है, फेडरल और यूनिटरी। तो जैसे फेडरल गवर्नमेंट के बेटा 2 टाइप्स हो गए, वैसे ही अब देखना फेडरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है बेटा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। समझो कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर रीजन come together voluntarily to form a larger। कमिंग टुगेदर फेडरेशन तुम्हें समझा रहा हूं ध्यान से। जैसे मान लो कि दो फैमिलीज हैं, ठीक है, और दोनों फैमिलीज में ना क्या है कि एक ही एक लोग है। लेट सपोज मान लेते हैं दो लोग, दो फैमिलीज है। एक है फैमिली ए, एक है फैमिली। फैमिली ए में भी दो ही लोग हैं, दो पति पत्नी हस्बैंड वाइफ। और फैमिली बी में भी दो ही लोग हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि हम लोग किसी बड़े से शहर में रह रहे हैं, यहाँ भी अलग रेंट जा रहा है, यहाँ भी अलग रेंट जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं एक ही घर में रह लें। तो ये दोनों अपने फायदे के लिए पास में आए और एक बड़ा सा 2 बीएचके का रूम लिया और वो लोग वहीं पे रहे। कमिंग टुगेदर फेडरेशन ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है कि स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स होती है। जैसे मान लो ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन, ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड नेशन। ये सारे क्या करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि हम सब लोग अपनी-अपनी आर्मी बनाएँगे अपने देश के प्रोटेक्ट, कितना खर्चा लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं ना, हम सब एक साथ आ जाते हैं। तो ये तो हार्ड बना दिया आपने, आर्टिस्ट हो। तो यहाँ पे बेटा क्या है ना कि हम लोग ये सारे एक साथ आ जाते हैं और एक साथ आके करते क्या है कि कहते हैं कि हम एक देश है, अपने फायदे के लिए एक साथ आते हैं। इन्हें कहते हैं कमिंग टुगेदर। समझ में आ रहा होगा कि जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपने फायदे के लिए अपने ही इच्छा से, अपने ही विल पे एक साथ आते हैं तो उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दे एग्री टू शेयर पावर व्हाइल कीपिंग सम इंडिपेंडेंस। ये क्या करते हैं, अपने मोस्टली ज्यादा इंडिपेंडेंस अपने पास रखते हैं, कुछ पावर जो होती है वो सेंट्रल यूनिट को देते हैं। ऐसा इसलिए ताकि इनके देश की यूनिटी बनी रहे और अपना-अपनी फायदा म्यूचुअल बेनिफिट होते रहे, जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए जो है बेटा अमेरिका जिसे कहते हैं, अमेरिका में बहुत सारे छोटे-छोटे स्टेट्स हैं। ये सारे स्टेट्स ने ऐसा फील किया कि हम लोग अलग-अलग रहेंगे, तो अलग-अलग आर्मी पे खर्च होगा, अलग-अलग गवर्नमेंट पे खर्च होगा, बहुत खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग साथ आ जाते हैं और मोस्टली पावर्स जो होती है स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती है और कुछ जो इम्पोर्टेंट पावर्स होती है वही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बाकी जो बहुत बड़े लेवल पे पावर्स स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो ये हो गया बेटा कमिंग टुगेदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर इसके ठीक उल्टा है।
होल्डिंग टुगेदर क्या फील करता है, जैसे मान लो कि घर है, इस घर में ऑलरेडी बहुत लोग रह रहे हैं, बहुत लोग कचर 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 रह रहे हैं मान लो, तो ये लोग फील करते हैं ना कि हम लोग इतने सारे लोग घर में रह रहे हैं, काफी कंफ्यूजन हो गया है, तो हम क्या करते हैं ना, घर को बांट लेते हैं, ठीक है, ताकि इजीली हो जाए कि ये कमरा उनका है, ये कमरा उनका है, ये कमरा, आसानी से बांट लेते हैं। उसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। हमारा देश भी कुछ ऐसा था। हमारे देश में बेटा बहुत सारे स्टेट्स थे और सब गुजर-मुजर हो गए थे। क्या हो गए थे? गुजर-मुजर हो गए थे। तो हमने फील किया कि इतने सारे स्टेट्स हैं, सब गुजर-मुजर हो गए हैं। इसको वो हम क्या करते हैं ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे अलग-अलग स्टेट्स बना ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ईज़ी रहे। उसे कहते हैं बेटा होल्डिंग टुगेदर। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल कंट्री जो बड़ी-सी कंट्री होती है, वो जानबूझ के अपने आप को डिवाइड करती है स्मॉलर यूनिट्स में। तो ताकि क्या हो नेशनल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट स्टेट में टू मेंटेन यूनिटी, ठीक है? तो एक बड़ा सा देश अपने आप को डिवाइड करता है ताकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से रहे, यूनिटी देश का और अच्छा से। इट इज डन टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देश की जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग लोग हैं, वो लोग आसानी से रह पाए और उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर्स दिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये देखो बहुत बार एग्जाम में आ रखा है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में अंतर है। तो वेरियस रूट्स ऑफ फेडरेशन करके आ जाता है। तो जब याद रखना कि जब वेरियस रूट्स ऑफ फेडरेशन करके आए, तो भी अपने को यही लिखना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? हमने मतलब कि इस टॉपिक से ठीक-ठाक क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम। एक बार फिर से समझाता हूँ बेटा, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में छोटे-छोटे यूनिट्स अपनी मर्जी से आके बड़ा यूनिट बना देते हैं। और होल्डिंग टुगेदर में क्या होती है, एक बड़ी सी यूनिट देखने का बहुत बड़े हैं, तो हम छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाते हैं। समझ में आया? यही है बेटा कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। इस वाले पूरे स्लाइड को आप लोग आसानी से समझ पा रहे हो इस पूरे स्लाइड को। चलो अब देखते हैं अगले स्लाइड में। अब अगला स्लाइड कहता है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला स्लाइड क्या कहता है? अगला स्लाइड ये कहता है बेटा कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? इंडिया एक फेडरल नेशन है, इसके सबूत दो। क्या कहता है बेटा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इसके सबूत दो। क्या-क्या सबूत हो सकते हैं बेटा? कि इंडिया जो है बेटा फेडरल कंट्री है, 3 पॉइंट्स में इसके लिखे गए आंसर। इंडिया इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टेट। इंडिया में बहुत सारे अलग-अलग स्टेट्स हैं, बट दे ऑल आर यूनाइटेड अंडर वन सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है आपको? पहला क्या बात कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं और ये सारे स्टेट जो हैं वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा, 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट और एक है पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटीज़। पंचायती बेटा रूरल गाँवों के लिए और म्युनिसिपैलिटीज़ अर्बन इलाकों के लिए यानी शहरों के लिए। ठीक है? तो 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है। ये एक सबूत है कि हाँ भैया हम फेडरल नेशन है। तो और अगली बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? डिवाइड्स द पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट थ्रू 3 लिस्ट। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा 3 लिस्ट बनाए गए हैं जिसमें सारे पावर्स को शेयर किया गया है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। समझ में आया बेटा? यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पावर्स है, क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स? सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा फॉरेन अफेयर्स देखती है, फॉरेन अफेयर्स, देश का डिफेंस यानी आर्मी देखती है, ठीक है बेटा? और स्टेट लिस्ट में क्या है बेटा? स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट की पावर यानी पुलिस। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट जहां पे दोनों ही गवर्नमेंट मिलकर काम करती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे दोनों ही गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। तो समझ में आया बेटा आप लोगों को कि 3 लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बना दिए गए हैं ताकि गवर्नमेंट्स लड़े ना। एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये बताते हैं कि हमारा देश जो है एक फेडरल देश है। क्यों? 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, अलग-अलग स्टेट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी 3 लिस्ट बनाए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स के लिए, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट की पावर के लिए और कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पे दोनों ही गवर्नमेंट मिलके लॉज बनाती है। और एक है बेटा रेस्यूडरी पावर्स। रेस्यूडरी पावर्स में कौन से आते हैं? वे सारे पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय नहीं लिखे गए थे। जैसे बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो वो सब्जेक्ट्स नहीं थे, लेकिन अब वो सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। तो अब उस पे याद रखना कि जैसे साइबर साइबर लॉ उस समय नहीं था बेटा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, अब आ चुका है।
तो अब वो सब्जेक्ट सारे किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। याद रखना, इन पे लॉज कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉज बनाता है। तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? इंडिया एक फेडरल कंट्री है कैसे? याद रखो। तो ये पॉइंट्स आप लोग लिख दोगे। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ये आप लोग पॉइंट्स लिख दोगे। अब देखो बेटा, रोल ऑफ जुडिशियरी इन फेडरल सिस्टम। जब फेडरलिज्म के आपको फीचर्स बता रहा था, उसी समय आप लोगों को मैंने बताया था कि ये बताया था कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जब दो गवर्नमेंट्स आपस में लड़ती हैं, तो उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, वो होता है हमारा कोर्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का क्या रोल होता है हमारे फेडरल सिस्टम के अंदर? द जुडिशरी मेक्स श्योर that both the union government and state government follow the rules set in the constitution. जुडिशरी हमेशा इस बात का ख्याल रखती है कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल होके ही काम करे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका बताया गया है, वैसे ही दोनों गवर्नमेंट काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम ना करे। ये देखते हैं, अगर इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर दोनों गवर्नमेंट यानी सेंट्रल की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं अबाउट हु हैज द पावर टू डू समथिंग, द जुडिशरी स्टेप्स इन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अगर दो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे नहीं कि सिर्फ सेंट्रल और स्टेट में लड़ाई होती है, दो स्टेटों में भी हो जाती है। तो अगर दो स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ते हैं किसी बात के लिए, तो जुडिशरी स्टेप इन करती है और सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है। हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट आर द मेन कोर्ट दैट मेक्स द डिसीजंस। और ये ज्यादातर डिसीजंस कहाँ पर रिजॉल्व होते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये डिसीजंस ज्यादातर बेटा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिजॉल्व। बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट नीड मनी टू रन देयर फंक्शंस। They can collect taxes, but the judiciary ensures that they are doing this fairly within their constitutional powers. और चूंकि देखो बेटा, स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल की गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट्स को काम करने के लिए पैसों की जरूरत है। पैसों के बिना आजकल कुछ नहीं होता। तो पैसों की जरूरत है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे नहीं देती। कभी कभी क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होता है, तो अपने लोगों पे ज्यादा टैक्सेस बढ़ा देती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कॉन्स्टिट्यू हमारा जो जुडिशियरी होता है, वो हमेशा इस चीज को देखते रहता है कि कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है, वो पैसे लेके, कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट पैसे लेके लोगों को परेशान ना करे पैसों के लिए। तो ये जो पैसों वाला टैक्स कलेक्टिंग वाला पूरा सिस्टम है, ये बिल्कुल ही फेयरली हो। इसका भी प्रोविजन कौन रखता है बेटा? इसका टेक केयर कौन करता है? हमारे कोर्ट्स करती है, जुडिशरी करती है। तो ये बेटा जुडिशरी का रोल है। ठीक है, एग्जाम में आता है कि हाउ डज द जुडिशरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। जुडिशरी फेडरलिज्म को कैसे इंप्लीमेंट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। हाँ भाई, तो अब देखते हैं क्या कि इंडिया में हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, या ये जो बेटा है ना, पूरे चैप्टर का सबसे मिड पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे हम आ चुके हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेसफुल कैसे रहा। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आपस में ही लड़ जाते हैं, और लड़के क्या होता है कि फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने आप पे आ जाती है कि हम अलग होंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हमारे देश में फेडरलिज्म बड़ा ही ब्यूटीफुल फेडरलिज्म है। वो कैसे इतना इंपॉर्टेंट फेडरलिज्म बना, इतना स्ट्रेंथन कैसे हुआ, इतना मजबूत कैसे हुआ हमारे देश का फेडरलिज्म? तो उसके पीछे तीन रीजन है बेटा। वो तीन रीजन कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड मेनी पॉलिसीज। इंडिया ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं विच हैव स्ट्रेंथन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। इंडिया ने ऐसे बहुत सारे बेटा रूल्स बनाए हैं जिससे कि हमारे देश का फेडरलिज्म मजबूत हुआ है। वो तीन जो बड़े रूल है, पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब होता है बेटा लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स। हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाया। बनाया है कि नहीं तुम लोग बताओ? बनाया है ना? लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स बनाए हैं, जैसे कि कर्नाटका, जहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है। गुजरात, जहाँ पे गुजराती बोली जाती है। हमने लैंग्वेज पॉलिसी बहुत ही, अपनी लैंग्वेज पॉलिसी जो है बेटा, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी हमने बहुत ही फ्लेक्सिबल रखी है, यानी जिसको जो लैंग्वेज बोलना है वो लैंग्वेज बोले। और थर्ड है बेटा हमारा सेंटर और स्टेट का रिलेशन। हमारे नेता आपस में लड़ते तो हैं, लेकिन सारे लड़के एक ही जगह बैठ के चाय पीते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये तीन पॉइंट्स है बेटा, कौन कौन से?
पहला लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी और तीसरा सेंटर स्टेट रिलेशन। ये वो 3 पॉइंट है जिससे हमारे इंडिया का फेडरलिज्म मजबूत हुआ। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ये मैं लिख देता हूँ वीवीआई क्वेश्चन। ये बेटा आपको 5 मार्क्स में आ जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं ये तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने को बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला है बेटा लिंग्विस्टिक स्टेट्स। सबसे पहला कौन सा है? लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स हमारे देश में कैसे बने। इट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल इन दोज एरियाज। लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है बेटा मतलब कि जो लोग जिस एरिया में जौन सा भाषा बोलते हैं उसके बेसिस पे वहां पे स्टेट बना देना। Why create linguistic states? When the demand for formation of state based on language was raised, some national leaders thought it would lead to division of the country, so the central government resisted linguistic states. Initially, सबसे पहले हमारे देश में लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स नहीं हुआ करते थे। जब लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हुआ ही नहीं करते थे, तो सबसे पहली बार आंध्र प्रदेश में, याद रखना, आंध्र प्रदेश में एक आदमी था, जिसका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू ये क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले मांग करते हैं कि हमारा आंध्र प्रदेश जो है तेलुगु स्पीकिंग लोगों का एक अलग स्टेट होना चाहिए। इंडिया की जो टॉप लीडरशिप थी, जैसे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो थे, और भी जो पटेल जो थे, ये जो लीडर्स थे, कि इस बात को लेकर काफी घबरा जाते हैं। इन्हें लगता है कि अगर लैंग्वेज बेसिस पे हमने स्टेट्स बना दिया तो ये स्टेट्स आगे चल के अलग होने की मांग करेंगे, एलिनेशन हो जाएगा, अपना देश बनाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा टेंस डिसीजन था कि करे क्या। तो हमारे लीडर्स ने क्या किया? इसको रेसिस्ट किया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। बट व्हेन डिमांड्स रेज्ड एक्सेसिवली, जब ये बातें जो है बेटा बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग गई, पोट्टी श्री रामल्लू जो है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, और फिर हंगर स्ट्राइक पे ही आफ्टर 50 डेज उनकी डेथ हो गई। तो ये जो स्टेट्स की डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तो फिर फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स बनाए। पहला स्टेट बनाया आंध्र प्रदेश। याद रखना, लैंग्वेज बेसिस पे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये पहले दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों एक स्टेट का हिस्सा हुआ करते थे, नाम था मद्रास। मद्रास के पार्ट थे। फिर उन्होंने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बनाया। फिर उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र बनाया। गुजरात और महाराष्ट्र बेटा दोनों ही बॉम्बे के पार्ट थे। तो दो नए स्टेट्स बनाए, गुजरातियों के लिए गुजरात और मराठियों के लिए महाराष्ट्र। ठीक है। और जैसे स्टेट्स बना, क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, इट हैज मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। और बेटा जैसे हमने लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स बनाया, लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स बनाने से हमारे देश की यूनिटी पहले से और मजबूत हो गई, और हमारा देश जो है पहले से और मजबूती के साथ हम लोग एक साथ रहने लगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स बनाने की पूरी कहानी क्या थी हमारे देश में। ठीक है बेटा, तो इसको आप एसएस ले लो। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज थी ना बेटा, वो क्या थी? लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, यानी हमारे देश में हम कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे। और ये बहुत ही इमोशनल डिसीजन था। अगर किसी एक लैंग्वेज को पूरे देश पे इम्पोज कर दिया था, तो ये देश की यूनिटी को कम कर देता। अगर हम तमिल के लोगों को कहते कि तुम्हें भी हिंदी बोलना है, तो तमिल लोगों को लगता है एटलीस्ट कैसे क्या कि हमारे लैंग्वेज को ये लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो ये देश की यूनिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता। और हमें ये भी था हमारे लीडर्स को कि हमें हिंदी को पूरे देश में वो करना है, फैलाना है, प्रोपेगेट करना है। तो देखो हमने किया क्या। अनदर मेजर चैलेंज क्या था बेटा फेडरलिज्म का? लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता। हमारे देश में कोई भी एक लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है, एज इट इज स्पोकन बाय ऑलमोस्ट 40% ऑफ द इंडियन। हिंदी जो है हमारे देश का बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि 40% लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन हिंदी के अलावा 20 और अदर लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है कितनी। तो याद रखना बेटा, हिंदी प्लस 21, यानी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं।
तो 22 लैंग्वेजेस को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में गिना। Candidate in an examination conducted by central government take the examination in any of this language। और अगर कोई आदमी, अगर कोई बच्चा कोई एग्जाम दे रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, तो वो 22 जो लैंग्वेजेस है उनमें से किसी एक लैंग्वेज में दे सकता है। तो यहाँ पे बेटा हमने फ्लेक्सिबिलिटी शो की। हमने क्या किया कि हिंदी को सारे स्टेट्स के ऊपर इम्पोज नहीं किया। हमने कहा कि कोई सा भी स्टेट अपना अपना लैंग्वेज स्पीक करे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने हिंदी के अलावा 20 और लैंग्वेजेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। मतलब टोटल 22 लैंग्वेजेस इंक्लूड किया हमने, और जिसको जो बोलना है वो बोले, बस इस देश में रहे। तो ये हमारी लैंग्वेज पॉलिसी जो थी बहुत ही फ्लेक्सिबल थी। द गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो अ पॉलिसी ऑफ imposing Hindi on the non-Hindi speaking states. This cautious and flexible language policy helped in the strengthening the federal structure। और ये जो हमारी बेटा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी थी, इसकी वजह से हमारे देश का फेडरलिज्म बहुत ही मजबूत हुआ। तो जो सेकंड चैलेंज था दूसरा, कि देखते हैं ये लोग लैंग्वेज पॉलिसी में क्या करते हैं। तो लैंग्वेज पॉलिसी में भी हमारे लीडर्स जो है वो बिल्कुल फूक फूक के कदम रखते हैं, और ये वाला टेस्ट भी हम पास हो जाते हैं। तो लैंग्वेज पॉलिसी वाले टेस्ट में हम पास हो जाते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट था बेटा, सेंटर स्टेट रिलेशंस। यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर्स होंगी। जब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स होंगी, तो ऐसे चांसेस तो आएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगी, आजा देख लेते, तू आजा देख लेते, तो 1-1 हो जाए। ऑफ कोर्स करेगी भैया। तो देखते हैं, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। तो इंडिया के सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अगर आपको देखना है, तो उसके ना दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है 1990 के बाद, और एक फैक्टर है 1990 के पहले। यानी 1990 के पहले स्टेट और सेंटर रिलेशनशिप अलग थे, और 1990s के बाद अलग हो गए। समझ रहे हैं आप लोग? देखो, 1990s के पहले क्या थे आगे समझते हैं। सेंटर एंड द मोस्ट ऑफ द स्टेट हैड द गवर्नमेंट ऑफ सेम पार्टी, सो वेरी फ्यू प्रॉब्लम्स बिटवीन देम। जब हमारा देश बेटा 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इंडिपेंडेंट होने के बाद बहुत सालों तक क्या हुआ कि सेंट्रल में और सारे स्टेट्स में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट थी। जब एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होगी, तो मोस्टली क्या होगा, दिक्कत ही नहीं होगी। समझ रहे हो ना आप लोग? क्योंकि सेम पार्टी है तो आपस में डायलॉग्स इजीली हो जाएंगे। बट व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट वाज डिफरेंट, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और अगर कभी भी, मतलब मोस्टली क्या होता था कि स्टेट्स में और सेंट्रल में सेम ही पार्टी होती थी, तो बड़े मजे से रहते थे। लेकिन जब कभी भी स्टेट में किसी अदर पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती थी, तो सेंट्रल की गवर्नमेंट क्या करती थी, उस स्टेट गवर्नमेंट को परेशान करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड समटाइम डिसमिस देम। So the relations were bad between the state and central government before 1990s। तो 1990 के पहले ये सिचुएशंस होती थी कि अगर स्टेट में किसी दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे परेशान करती थी। स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे अपने पावर्स को यूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देना, स्टेट गवर्नमेंट को पैसे ना देना, तो ये चीजें चलती थी। तो स्टेट और सेंट्रल में बहुत लड़ाइयां होती थी 1990s के पहले। समझ में आ रहा है? 1990 के पहले बहुत सारी लड़ाइयां होती थी। लेकिन 1990 के बाद सिचुएशन बिल्कुल ही बदल गई। हुआ क्या? दिस पीरियड शो द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन द स्टेट एंड द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर। 1990s के बाद क्या हुआ बेटा? 1990s के बाद एक चीज देखने को मिला। वो चीज ये था कि 1990s के बाद क्या हुआ कि सेंट्रल में जो पार्टी गवर्नमेंट में रह रही थी, 90s के बाद वो पार्टी हट गई, और वो पार्टी अब सेंट्रल में गवर्नमेंट बना ही नहीं पा रही थी। उससे जरूरत पड़ रही थी रीजनल पार्टीज की, छोटी छोटी पार्टियों की जरूरत पड़ रही थी। तो जब छोटी पार्टियों की जरूरत उसे पड़ेगी, ऑब्वियसली उन छोटी पार्टियों को वो गवर्नमेंट रेस्पेक्ट करेगी। समझ रहे हो आप लोग? जैसे मान लो, लेट सपोज कि ये है हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट, और ये है इसका मोटा सा पेट। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये सेंट्रल की गवर्नमेंट है। अब क्या हुआ है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसे किसी की जरूरत नहीं है। तो जब इसे किसी की जरूरत नहीं है, तो इन छोटे छोटे लोगों को वो क्या करेगी? यहाँ पे जो छोटे छोटे लोग हैं वो स्टेट के गवर्नमेंट से, इन छोटे छोटे लोगों को मारेगी कि नहीं मारेगी भाई? ऑब्वियसली मारेगी। तो ये 90s 90s के पहले होता था। 90s 90s के बिफोर, पहले की सीन था। आफ्टर 1990s क्या हुआ देखो बेटा, 90s 90s के आफ्टर में क्या हुआ
कि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट थी, वो जो ये जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो हो गई बेटा पतली दुबली, देख रहे हो। और फिर से इसे मोटा होने के लिए क्या जरूरत पड़ी, अपने भाइयों की जरूरत पड़ी। तो क्या हुआ कि यानी स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी, रीजनल पार्टीज की जरूरत पड़ी। तो उसने रीजनल पार्टीज को क्या किया, 1990 के बाद हेल्प करना स्टार्ट किया। यहाँ बोला भाई भाई, हम लोग भाई भाई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले क्या करती थी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती थी, कहती थी चल भाग, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होता है, 90s के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं होती थी छोटी छोटी पार्टियों की, तो उसे मार के भगा देती थी। लेकिन क्या हुआ, 90s के बाद सेंट्रल की गवर्नमेंट वीक हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट बन ही नहीं पा रही थी बिना इसके हेल्प के, तो उन्होंने कहा कि चलो भैया मिलके भाई भाई रहते हैं। समझ में आया आप लोगों को। तो दिस पीरियड सॉ द रीजनल पार्टीज इन द स्टेट, स्टेट में बहुत सारी रीजनल पार्टीज आ गई और सेंट्रल में कोलिजन की गवर्नमेंट बनने लग गई, अकेले किसी की गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी। बिगर पॉलिटिकल पार्टीज फेल टू गेट मेजोरिटी सिंगल हैंडेडली, और जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, यहाँ पे देखो ध्यान से, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो सिंगल हैंडेडली मेजोरिटी नहीं ले पा रही है, अकेले सरकार नहीं बना पा रही है। तो जब वो अकेले सरकार नहीं बना पा रही है तो उन्हें मदद चाहिए किसका, दे फोर्स टू रेस्पेक्ट द रीजनल पार्टी टू गेट देयर सपोर्ट, तो उन्हें मदद चाहिए किसकी, रीजनल पार्टीज की सपोर्ट की जरूरत है। एंड ऑल्सो ड्यू टू द अमेंडमेंट्स मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन and the judgment of Supreme Court made the difficult to central government to dismiss the state government। तो ये चीजें हुई भैया, क्या कि जब सेंट्रल की गवर्नमेंट अकेले अपने पावर अपने दम पे गवर्नमेंट नहीं बना पा रही थी, तो वो रीजनल गवर्नमेंट की रेस्पेक्ट करनी। और एट द सेम टाइम, उसी टाइम क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दे दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजंस दिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया कि वो किसी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करे। और तब से क्या हो गया बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों 90s के बाद भाई भाई बन के रहने लगे। तो ये है बेटा स्टेट सेंट्रल रिलेशनशिप। और जब दोनों भाई भाई बन के रहने लगे तो इंडिया में फेडरलिज्म मजबूत हो गया। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स जो थे इंडिया के फेडरलिज्म के, इससे हमारा फेडरलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ, मजबूत हुआ। अब जब फेडरलिज्म हमारा मजबूत हो गया तो हमने फील किया कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। सर जी डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो सबसे पहला डेफिनेशन यही है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। Decentralization happens when power is given to local government from the state and the central government। Decentralization का मतलब ये होता है कि जब लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से छीन के, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर्स लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब पावर्स को छीन के बांटना, तरबूजा कटेगा सब में बटेगा। तो यही होता है बेटा डिसेंट्रलाइजेशन, कि जब हम क्या करते हैं बेटा कि पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से छीन के स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से छीन के किसको, लोकल गवर्नमेंट्स को और स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है। व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन वाज नीडेड, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर छीनने की, व्हाई, तो लोकल गवर्नमेंट बनाने की जरूरत इसलिए थी बिकॉज लोकल गवर्नमेंट कैन सॉल्व द लोकल इश्यूज बेटर बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर कम्युनिटीज प्रॉब्लम। लोकल गवर्नमेंट बनाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जब लोकल गवर्नमेंट बनेगी तो लोकल लोग अपने प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे गांव में किस चीज की जरूरत है, वो तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। समझ में आया आप लोगों को। तो इसीलिए लोगों ने सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स होगी तो लोग अपने पावर्स को इजीली, अपने प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो लोकल गवर्नमेंट बनाया क्यों, क्योंकि लोकल लोग अपने प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते थे। दूसरा, दे नो हाउ टू स्पेंड देयर मनी फॉर द लोकल नीड्स मोर इफेक्टिव इफिशिएंटली। वो ये भी जानते हैं लोकल लोग कि अगर उन्हें उन्हें पैसा मिलता है तो अपने पैसे को कैसे खर्च करें कि सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाए। तो वो लोग पैसा भी बहुत एफिशिएंटली यूज करते थे। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू पार्टिसिपेट इन इंपॉर्टेंट डिसीजंस मेकिंग फॉर देमसेल्फ। और लोकल गवर्नमेंट में क्या होता था कि लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते थे, तो जब डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते थे तो अच्छे से क्या कर पाते थे, अपना डिसीजन ले पाते थे। इट लीड्स टू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, तो उनको डेमोक्रेसी की समझ भी आ रही थी कि हम लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब लग रहा है कि डेमोक्रेटिक देश है हमारा।
लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू मेक डिसीजन फास्टर एंड मोर एफिशिएंट इफेक्टिव। और लोकल गवर्नमेंट बेटा क्या करती है, जब लोकल गवर्नमेंट आती है तो डिसीजन बहुत तेजी से होते हैं, क्योंकि सिर्फ उसके पास पैसे हैं, उसको किसी से पूछना नहीं है, बस गांव में एक मीटिंग किया और डिसीजन ले लिया कि गांव में स्कूल बनाना है। तो लोकल गवर्नमेंट इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी है। समझ में आया आप लोगों को? चलो भाई, तो इसको आप लोग नोट कर लो। हाँ जी, तो चलो अब हम इस स्लाइड में क्या देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए 1992 में कौन से स्टेप उठाए गए थे। अब समझो 1992 ही क्यों। देखो बेटा, थर्ड टायर की गवर्नमेंट बन तो गई थी बहुत पहले, लेकिन बनने के बाद क्या था ना, ये जो थर्ड टायर की गवर्नमेंट थी, ये बहुत ज्यादा एक्टिवली नहीं थी। एक्टिव इन द सेंस कि बहुत अच्छा सिस्टम नहीं था इसका। इलेक्शंस रेगुलर नहीं हो रहे थे, इलेक्शंस हो भी रहे थे तो थर्ड टायर में जो लोग सेलेक्ट होके आते थे, इलेक्ट हो गए, उन लोगों के पैसे नहीं होते थे कि वो क्या काम करेंगे। मिस कंफ्यूजन रहती थी ना, उनके पास पावर्स होती थी और ना ही उनके रेगुलर इलेक्शंस होते थे। लोग बन के ऐसे पछताते रहते थे कि यार कहाँ फंस गया यार, कामों का नेता बन गया, पैसे कुछ मिल नहीं रहे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो हमने थर्ड टायर की गवर्नमेंट बनाई है, बना के छोड़ देने से तो होगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर बेटा 1992 में दिया गया, जब गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स किए, और अमेंडमेंट्स करके क्या किया, 1992 याद रखना वही है, कुछ स्टेप्स लिए। अब एग्जाम में क्या आता है बेटा, कौन कौन से स्टेप्स लिए। पहला स्टेप ये लिया बेटा कि क्या कि रेगुलर इलेक्शन होंगे लोकल गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के रेगुलर इलेक्शन होंगे हर 5 साल पे, ये किया गया पहला। दूसरा, सीट्स रिजर्व कर दी गई, कहा गया कि जितनी भी बेटा लोकल गवर्नमेंट की सीट्स होंगी, उसमें एससीज को यानी शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को क्या मिलेगा बेटा, रिजर्वेशन मिलेगा। कुछ स्टेट में ओबीसी रिजर्वेशन भी रखा गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी जो भी प्रधान चुन के आएंगे लोकल इलेक्शन में, आपको पता होगा बेटा प्रधान चुन के आते हैं गाँवों में, या फिर हमारे शहरों में क्या कौन चुन के आता है, वार्ड्स यानी काउंसलर्स। तो इनमें रिजर्वेशन दे दिया गया एससी, एसटी और ओबीसी कास्ट के लोगों को। कुछ स्टेट्स में विमेन को रिजर्व सीटें दी गई बेटा, 1/3 ऑफ द सीट्स विमेन को रिजर्व दे दी गई। यानी हर 3 में से एक सीट जो है उसमें सिर्फ विमेन कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकती है, तो 1/3 रिजर्वेशन विमेन को दिया गया। समझ में आ रहा है बेटा? एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर पंचायती एंड म्युनिसिपालिटीज, यानी इनके इलेक्शंस कराने के लिए, फॉर पंचायतीज एंड म्युनिसिपालिटी इलेक्शंस। ठीक है, याद रखो बेटा कि इलेक्शंस कराने के लिए अलग से क्या किया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन नाम की एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई, जिसका काम ही क्या है, इसका काम क्या दिया गया, क्या काम दिया गया इसका बेटा, कि तुझे चुपचाप, कैसे बेटा, चुपचाप हर 5 साल पे इलेक्शन कराना है, एवरी 5 ईयर्स पे इलेक्शन कराना है। कौन सी बॉडी थी, तो ये बॉडी का नाम रखना स्टेट इलेक्शन कमीशन। एवरी 5 ईयर्स पे तुझे इलेक्शन कराना है, पंचायती की भी और म्युनिसिपालिटीज की भी। एंड पावर एंड रेवेन्यू शेयरिंग विद लोकल गवर्नमेंट। और बेटा स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कुछ पैसा और कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को शेयर करेगी। तो 1992 में बेटा ये स्टेप्स उठाए गए थे। आप लोग इन स्टेप्स को अच्छे से याद रखना। पहले क्या, पहला कहा गया कि रेगुलर इलेक्शंस तुम्हें कराने पड़ेंगे। दूसरा क्या किया गया, इनमें सीट रिजर्व दे दी गई, एससीज को, एसटीज को और ओबीसीज को। तीसरा, 1/3 सीट्स विमेन को रिजर्व कर दी गई। चौथा क्या किया गया था, स्टेट इलेक्शन कमीशन नाम की एक बॉडी बनाई गई, जो कि जिसका काम ही होगा कि वो क्या करेगी, पंचायती के इलेक्शन और म्युनिसिपल इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। और पांचवा कहा गया है कि इनके पावर्स दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये अपना काम अच्छे से कर पाए, और ना सिर्फ पावर दिए जाएंगे, पैसे भी दिए जाएंगे। अब आप लोग देखते हो बेटा कि क्या होता है कि अब जो जो भी बंदा लोकल इलेक्शन बॉडी जीतता है, एक साल में जीतता है और अगले साल ही स्कॉर्पियो खरीद लेता है, क्योंकि अब क्या है ना कि बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, रेवेन्यू बहुत ज्यादा मिल रही है, और इनको पावर भी अच्छा खासा मिल रहा है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को। ठीक है, तो ये 1992 में हुआ था, आपको इस बात को याद रखना। अब समझो बेटा, अब क्या है ना कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है बेटा, यहाँ पे आपको समझा रहा हूं मैं, ये जो थर्ड टायर गवर्नमेंट होती है, थर्ड टीयर गवर्नमेंट, ये बेटा गांवों में अलग होती है, यानी रूरल इलाकों में, रूरल रूरल एरियाज में ये अलग होती है बेटा, और अर्बन एरियाज में अलग होती है। रूरल एरिया में इसे पंचायती के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं बेटा, पंचायत। वो पंचायत वाला, वो नहीं जो आपने वेब सीरीज देखी है वो वाली पंचायत नहीं, खुलेरा गांव वाला पंचायत नहीं है बेटा ये, बस पंचायत सिस्टम उसे कहते हैं। और अर्बन में उसे क्या कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये बेटा दो तरीके के अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं।
थर्ड टियर गवर्नमेंट जो है वो गांवों के इलाकों में अलग होती है और शहरों के इलाकों में अलग होती है। अभी हम पंचायती राज का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे अगले स्लाइड में। देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है। पंचायती राज यानी कि गांवों में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है बेटा, देखो तो ये अलग अलग लेवल्स में बटे हुए हैं। गांवों के लेवल पे होता है ग्राम पंचायत। गांवों के लेवल पे बेटा ग्राम पंचायत होता है। ईच विलेज हैज अ ग्राम पंचायत। हर एक गांव का एक ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत इज मेड अप टू इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द विलेज। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। और जो इसका हेड होता है बेटा उसको सरपंच, कहीं कहीं इसको प्रधान और कहीं कहीं इसको मुखिया कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये क्या होते हैं कि गांवों के लेवल पे होता है ग्राम पंचायत। हर एक 5 गांव में एक ग्राम पंचायत होता है और इसके लोग जो है ग्राम पंचायत के मेंबर्स वो वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। इसके हेड को प्रधान, सरपंच या मुखिया के नाम से जाना जाता है। और ग्राम पंचायत सारे लोकल इश्यूज को हैंडल करता है। अब ये ग्राम सभा देखो बेटा, ग्राम सभा एक बॉडी है जो ग्राम पंचायत को हैंडल करती है। ग्राम सभा में वो सारे लोग आते हैं जो गांव के 18 प्लस लोग हैं। सारे 18 प्लस लोग जो वोट दे सकते हैं। सारे एडल्ट लोग बेटा गांव के ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। इट रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। और इसका काम क्या होता है कि ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को देखना। देखो तो अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को कैसे समझा रहा हूं मैं कि ग्राम पंचायत एक बॉडी होती है जो गांव में काम करती है और ग्राम पंचायत की जो देख रेख करती है उसका नाम है ग्राम सभा। ग्राम सभा में मेंबर कौन होता है बेटा, ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। बस तुम गांव में होने चाहिए और 18 प्लस तुम्हारी उम्र होनी चाहिए, तुम ग्राम सभा के मेंबर हो जाओगे। ग्राम सभा का काम क्या होता है सर, ग्राम सभा का काम होता है कि ग्राम पंचायती को देख रेख करना कि ग्राम पंचायती में जो मुखिया है, सरपंच है, वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आप भी अगर आपके बड़े भाई 18 प्लस हो चुके हैं, गांव में रहते हैं, तो आप याद रखो आप ग्राम सभा के मेंबर हो। आपका काम है कि आप जाके अपने प्रधान से पूछो कि कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। तो ये बेटा विलेज लेवल पे है। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत। अब विलेज के बाद क्या होता है ना बेटा, ब्लॉक लेवल। कितने बच्चों को पता नहीं होगा ब्लॉक किसे कहते हैं बेटा, गांव में ना ग्रुप ऑफ विलेजेस ब्लॉक कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ विलेजेस क्या होते हैं बेटा, ब्लॉक बोले जाते हैं। तो यानी ये थोड़ा बड़ा लेवल हो गया। अब बड़े लेवल पे ना पंचायत जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसे कहते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति होती है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू पंचायत समिति। यानी कि बहुत ग्राम पंचायत के लोग क्या करते हैं, मिलकर ग्राम समिति बनाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायती मेंबर्स। और ग्राम ये जो समिति होती है बेटा पंचायत समिति, इसको कौन चुनता है, पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं। यानी ग्राम पंचायत में जो लोग चुन के आए होते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है बेटा जिला परिषद। द जिला परिषद इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। इट लुक्स आफ्टर द बिगर इश्यूज लाइक प्लानिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग फंड्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट। ये थोड़े बड़े बड़े इश्यूज देखता है। द जिला पंचायत परिषद सॉरी इंश्योर्स दैट द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक कमिटी इज कोऑर्डिनेटेड एंड द रिसोर्स आर अवेलेबल फॉर द लोकल गवर्नमेंट। और ये देखता है कि ग्राम पंचायत को भी पैसा मिले, ब्लॉक कमेटी को भी पैसा मिले। और ऐसे करके बेटा एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है जिसमें पंचायत समिति जिला परिषद होता है। एक बार इस स्ट्रक्चर को ऐसे देख लो, खाली स्लाइड पे देख लो कि विलेजेस के लेवल पे बेटा जो विलेजेस होती हैं, विलेजेस के लेवल पे क्या होता है, लगभग 5 विलेजेस, 5 विलेजेस जो मिलती हैं तो बेटा क्या बनता है, ग्राम पंचायत। क्या बनता है बेटा, ग्राम पंचायत। ठीक है। अब क्या होता है कि जब ग्राम पंचायतें मिलती हैं, ग्राम पंचायतें जब मिलती हैं तो क्या बनता है, पंचायत समिति। पंचायत समिति। और जब पंचायतें समिति मिलती है तो बनता है जिला परिषद। जिला परिषद याद रखना बेटा सबसे बड़ी यूनिट होती है, बिगेस्ट यूनिट कह सकते हैं हम इसको, लार्जेस्ट यूनिट कह सकते हैं। हमारे जो पंचायती राज सिस्टम होती है, पंचायती राज सिस्टम की सबसे बड़ी यूनिट होती है जिला परिषद। ठीक है। और सबसे छोटी यूनिट होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के समय आप लोग ये याद रखना कि ग्राम पंचायत के कामों को देख रेख कौन करता है, ग्राम सभा। और ग्राम सभा के मेंबर्स होने के लिए एलिजिबिलिटी होती है 18 प्लस। आपके एमसीक्यू में आ सकता है ग्राम सभा। ठीक है। तो ये बेटा पूरा स्ट्रक्चर हो गया किसका, रूरल इलेक्शन इलेक्शन बॉडी यानी कि गांवों में जो इलेक्शन लोकल बॉडी होती है उसका ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या इसको ब्लॉक समिति, पंचायत समिति को ही बेटा कहते हैं ब्लॉक समिति। और नीचे जिला परिषद। ठीक है बेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि शहरों में ये स्ट्रक्चर कैसे होता है। शहरों में बेटा आप लोगों ने देखा होगा
क्या आप लोगों ने देखा है बेटा कि सुबह-सुबह कचरा वाला आ जाता है और कचरा वाला आके गाने गाने बजाता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो वो कैसे कचरा वाला आता है? तो ऐसे आता है भैया कि गाँव में क्या होता है कि गाँव में तो पंचायती सिस्टम होती है, लेकिन शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती है, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्या करती हैं, ये कचड़ों वालों को क्या करती हैं, एम्प्लॉयी करती हैं, हायर करती हैं और हायर करके उन्हें रखती हैं कचरे ढोने के लिए, ठीक है? तो अब देखो ध्यान से, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब अर्बन लोकल बॉडीज़ भी 2 तरह की होती हैं, कुछ शहर छोटे शहर होते हैं, तो वहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं। टाउन्स में क्या होती है म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपैलिटी का जो चेयरमैन होता है, वो इस पूरे म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है। और बड़े शहरों में बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, ये बहुत बड़े शहर हो गए बेटा। तो यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी नहीं होगी, यहाँ पे होगी बिग सिटीज़ में क्या होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है, उसे बोला जाता है बेटा मेयर। क्या बोला जाता है? मेयर। मेयर जो होता है, वो पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है। तो ये बेटा क्या है शहरों का स्ट्रक्चर है। शहरों का स्ट्रक्चर बेटा एग्ज़ाम में आता है 5 मार्क्स में। अर्बन लोकल बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए। अर्बन लोकल बॉडी और 5 मार्क्स में अगर नहीं आएगा तो 3 मार्क्स में तो जरूर ही आ जाएगा। अर्बन लोकल बॉडी बेटा एक्सप्लेन करने के लिए तो आप अर्बन लोकल बॉडी को अच्छे से समझ लो। क्या समझा अर्बन लोकल बॉडी में कि स्मॉल टाउन्स में बेटा जो छोटे शहर होते हैं स्मॉल सिटीज, वहां पे जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं म्युनिसिपालिटी। और जो बिग सिटीज होती हैं जैसे दिल्ली, गुड़गांव, ऐसे बिग सिटीज जो होती हैं वहां पे बेटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ऐसे करके बेटा ये थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हुआ। और ना सिर्फ थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो गया, पूरा चैप्टर हमने ऐसे करके खत्म कर लिया है। इसके बाद कोई स्लाइड नहीं रह जाती है आपकी, कोई स्लाइड नहीं रह जाती, पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मन लगा के पढ़ते रहो और अच्छा स्कोर करो। थैंक यू एवरीवन अगेन।